लिखता हूँ, एक निबंध है जो अज्ञेय द्वारा लिखित है। अज्ञेय क्या है, कई लेखकों में ये बात बहस चली या विवाद हुआ, कवि है चाहे लेखक है वो क्यों लिखता है। तो उसी विषय पर फिर बाद में अज्ञेय ने भी लिखा कि मैं क्यों लिखता हूँ। फिर लेखक ये कहता है, जो ये पाठ में है वो आपको बता रही हूँ। लेखक कहता है कि तब तक हम नहीं लिख पाते जब तक हमारे भीतर उस विषय की, उस घटना की अनुभूति नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक कोई घटना हमारे भीतर साकार रूप में नहीं आती, जब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं देख लेते, तब तक हम कुछ लिख नहीं सकते। दूसरा, जो कवि और लेखक जो होता है, जिसमें अलग प्रतिभा होती है लिखने की, जब वो उसको साकार रूप से हृदय में महसूस करता है, बुद्धि में नहीं, हृदय में महसूस करेगा, तब वो इतना उसकी संवेदना यानी उसकी जो महसूस करने की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो मजबूर हो जाएगा लिखने के लिए। और जब तक वो लिखता नहीं है तब तक उससे पीछा नहीं छूटता। तो पहला तो ध्यान रखना है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव किसको कहते हैं? आंखों देखा। अक्ष मतलब आंख से जो हम देखते हैं वो क्या होता है? प्रत्यक्ष। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, आंखों से देखा हुआ। फिर उस अनुभव की हमारे भीतर क्या होती है? अनुभूति होती है। और अनुभूति जब प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी भीतर भी वही चीज, वही दृश्य हमें दिखाई देने लग जाते हैं, तो फिर लेखक उसको लिखता है। तो हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लिखने का प्रयोजन क्या है। अज्ञेय का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है। अज्ञेय ने प्रयोजन यानी उद्देश्य, अज्ञेय ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है। भीतरी व्यवस्था यानी लेखक, अनुभूति जब प्रत्यक्ष हो जाती है तो लेखक है वो विवश हो जाता है लिखने के लिए, और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञेय का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। यानी जीवन में हम सारा दिन देखते हैं, क्या हर चीज अनुभव बनती है? क्या कोई चीज जो हमारे हृदय पर प्रभाव डालती है वही अनुभूति बनती है। हर चीज हम समाज में बहुत सारी घटनाएं और देखते हैं, लेकिन सभी का हमारे हृदय पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो हमारे हृदय में जिसकी अनुभूति बन जाती है वही चीज फिर लिखी जाती है। तो अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। अब लेखक बताना चाहता है कि कोई भी कलाकार है वो क्यों लिखता है। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सब को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर, पहला उत्तर लेखक क्या देता है कि एक उत्तर तो यह है कि मैं इसीलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर यानी भीतर का अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार
क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसीलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। यानी लेखक ने एक बात कही है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते और ना ही उनका लेखन कृति होता है। कृति यानी रचना होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक अखबार वाला जो लिखता है, एक संपादक जो लिखता है, वो उसकी रचना नहीं है। वो तो जीवन में जो समाज में घटित हो रहा है वो लिख रहा है। हम भी कई बार निबंध के लिए बोल देते हैं इस पर निबंध लिखो, तो हम कैसे लिखते हैं? बुद्धि के स्तर से लिखते हैं, हृदय के स्तर से लिखते हैं क्या? बुद्धि के स्तर से लिखते हैं। ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। जैसे कैसे लिखा जाता है? बाहर की व्यवस्था से कैसे लिखते हैं? एक तो आंतरिक व्यवस्था से लिखा जाता है, एक बाहर की। बाहर की जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप निबंध लिखो, इस विषय पर लिखना है, तो आप लिखोगे तो विवश होकर लिखोगे। आप हृदय से नहीं लिखोगे। हाँ, तो यहाँ कहता है संपादक के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। यानी अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है तो वो लिखता है। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन है बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता है, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। यानी व्यक्ति के स्वभाव का, उसकी आत्मा का क्या अनुशासन है अपने जीवन में, यानी अपने जीवन में उसने क्या अनुशासन बना रखा है, इसका प्रभाव भी हमेशा कृति पर पड़ता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछोने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो अलार्म तो ना लगाए लेकिन जाग आ जाए, फिर भी इंतजार करते रहते हैं कि कब मम्मी की आवाज आए और कब पापा की आवाज आए, तभी हमें उठना है। तो इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। अब आपको जैसे मम्मी उठा रही है तो वो यथार्थ है आपका, आपने उनको स्वीकार कर लिया कि उनके बिना हमें उठना ही नहीं है। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। भीतरी व्यवस्था यानी क्या है? अब बाहर की व्यवस्था के बारे में तो लेखक ने बता दिया, अब भीतरी व्यवस्था के बारे में लेखक बता रहा है। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी लेखक ने उस कविता को किस माध्यम से लिखा है, लेखक ने बताया। तो लेखक क्या कहते हैं? मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। लेखक बता रहा है कि कैसे उन्होंने लिखा था। विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सिद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। यानी पुस्तकों से लेखक ने समझ रखा था कि अणु क्या होता है और रेडियम धर्मी तत्व क्या होते हैं या इनका क्या प्रभाव होता है, पुस्तक के द्वारा उन्होंने पढ़ रखा था। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा, यानी परमाणु बम वहां गिरा, तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। यानी उसके क्या परिणाम निकले, इसको भी लेखक पढ़ते रहे। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक परिमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह है
स्वाभाविक था मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। अब लेखक कहता है कि मैंने इतिहास आदि का अध्ययन कर लिया, उसके क्या परिणाम लिखे, उसके आधार पर एक लेख लिखा, लेकिन वो किसके स्तर पर लिखा था? बुद्धि के स्तर पर। अब बुद्धि के स्तर पर लिखा था तो वो हृदय की अनुभूति तो थी नहीं, लेख लिखा था लेकिन वो क्या थी? भीतर की व्यवस्था भी नहीं थी। तो लेखक कहना चाहता है इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। लेखक उस कविता है वो नहीं लिख सका। यों युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपवेग से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव तो कर ही सका था। यानी जैसे वहां ब्रह्मपुत्र में वो बम फेंकते थे, हजारों मछलियां एक साथ मरती थी। क्यों मरती थी? वो बम के कारण मरती थी। तो वहां पर जल प्रदूषण तो होता ही था। तो लेखक कहता है कि जब उनको चाहिए कितनी थोड़ी सी मछलियां चाहिए होती है, लेकिन वो हजारों की संख्या में उनको मार रहे थे। तो उसी के आधार पर उन्हें उस अणुबम जो फेंका था उसको भी उन्होंने समझा। फिर बाद में क्या कहते हैं कि जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अब प्रत्यक्ष अनुभव तो हो गया उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वो देख लिया, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। यानी कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है, लेकिन वो अपनी अनुभूति के द्वारा, अपनी संवेदना के द्वारा उस चीज को इस तरह से महसूस करता है जैसे उसे लगता है जैसे ये घटना अभी मेरे सामने हुई है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव ने नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। किसके प्रत्यक्ष में आता है? आत्मा के सामने, अपने भीतर आत्मा के सामने वो दृश्य उमड़ने लग जाता है, तब लेखक भीतरी व्यवस्था के कारण लिख पाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? तो वह अनुभूति जब आत्मा के सामने आ जाती है तो उस अनुभूति को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष अनुभूति। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी, क्योंकि अनुभूति अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई थी। देख लिया था उसने, प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति कब होती है? जब आत्मा में वो चीज दिखती है। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोटक के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोटक से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरण उसमें रुद्ध हो गई होगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई और उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे बाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। यानी फिर उस घटना के निशान उनको मिल गए कि जब बम फेंका होगा उस समय वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा पत्थर के पास में, जो जब वहां गिरा है तो रेडियम धर्मी तत्वों के द्वारा वो वहां झुलस गया होगा और उसकी वो पत्थर पर वो छाप बन गई। छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता बन गया। तब उसे लगने लगा कि यह घटना मेरे ही सामने हुई है। इसी में से वह व्यवस्था जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। कहाँ लिखी थी उन्होंने? भारत में लिखी, और वो भी रेलगाड़ी में बैठे बैठे।
यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, क्योंकि अनुभूति से वो उत्पन्न है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। अब इसका जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक क्यों लिखता है? भीतरी व्यवस्था के कारण लिखता है। जब उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है और उस अनुभूति से जो उत्पन्न होता है उसी को लेखक लिख देता है।